मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास चौपाल। इस खास शो में आपके पुराने चिर परिचित चेहरे, राजनीतिक चिंतक, विचारक, एक्टिविस्ट दया सिंह जी मौजूद हैं चौपाल पर। आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जानकार पत्रकार, अखिल भारतीय स्तर पर जिन्होंने पहचान बनाई, अखिलेश अखिल जी मौजूद है। मैं आप का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक जी मौजूद हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को मैं यहां से शुरू करता हूं कि मित्र, आज आपका मैं स्वागत कैसे करूं कि चीनी नहीं है घर में, चीनी नहीं है घर में, लो मेहमान आ गए, महंगाई की भट्टी में थोड़ा शराफत उबाल दो। ये पंक्ति मेरी नहीं है कि मैंने स्वागत के लिए ऐसी बात कही है कि महंगाई की भट्टी में शराफत उबाल दो। क्रांतिकारी कवि अदम गोंदवी की पंक्ति है। अगर अदम गोंदवी आज जिंदा होते तो कहते कि महंगाई की भट्टी में कि चीनी नहीं है घर में, लोग मेहमान आ गए, महंगाई की भट्टी में थोड़ा हिंदुत्व उबाल दो। यही है, लोग अपनी रोजी रोटी महंगाई से त्रस्त है। भूख, बेबसी, बेकारी और बीमारी की जंग में जो हारी हुई जमात है, जो पस्त है, जो त्रस्त है। अब इस पस्त और त्रस्त के घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या करेगा? वो तो शराफत ही उबालेगा। अब तो शराफत भी नहीं, अब तो हिंदुत्व उबालने की बात हो गई। आज जो मौसम चल रहा है चुनाव का, प्रवासी पंछियों का डेरा बदल रहा है। आप जानते हो कि प्रवासी पंछियों का जो है दौर होता है कि साल में वहां जाते हैं। जो मुझे बहुत, आज मुझे गर्व है कि दया जी मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, लेकिन दूसरे सरदार लवली जी चले गए हैं कांग्रेस में जी। और मुझे उम्मीद है कि दया जी हमारे साथ बने रहेंगे हमारे चौपाल पर, वे भाजपा में नहीं जाएंगे। और लवली जी आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, लवली वहां चले गए हैं। लोग पहले डिबेट करते थे कि जो फेयर है वही लवली है। उन्होंने कहा कि यह डिबेट जो है मर्दवादी है, जो काली भी है वह भी लवली है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फेयर हो कि लवली हो कि अगली हो, कोई मतलब नहीं है। जो वहां चला गया सब सुंदर है। आज कांग्रेस के 3 विधायक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली आज वहां चले गए। सरदार जी आज बड़ी बड़ी जो है पगड़ी बांधे हुए और पगड़ी संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास गए। मुझे लगता है कि इन पिछले 2-3 महीनों में कार्यकर्ताओं की शिफ्टिंग नहीं है। पहले यह खबर आती थी कि नेता अपने समर्थकों के साथ, अपार बहुमत बड़ी भीड़ के साथ, अपने हजारों समर्थकों के साथ आज पार्टी ज्वाइन किया। इस प्रकार की खबरें ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, ना सोशल मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया में है। नेता शामिल हुए, नेता अकेले जा रहे हैं। नेता तो प्रवासी पंछी की तरह है, डेरा डाले हुए है उस दल में जाकर के, आज भी टूटे। फिलहाल आज की खबर यह है कि आज फिर रोज एक एक एपिसोड बढ़ रहा है और पूरा 30, अभी तो 4 तारीख हो गया। इसी 4 के शाम में हम लोग जो है कहीं उदास होंगे, कहीं खुशी होगी, कहीं गम होगा। आज तो बस 30 दिन का और उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन आज यहूदी की एंट्री हो गई है भारतीय इस चुनाव में। मुसलमान तो पहले ही, बिना मुसलमान का क्या जायका है? पाकिस्तान की एक बार चर्चा नहीं हो, मुसलमान की चर्चा नहीं हो, गाय की चर्चा नहीं हो, अब राम की चर्चा थोड़ी सी 5-6 दिन से प्रभु राम का बाजार अभी थोड़ा सा डाउन है। अभी राम नहीं है, अभी बिल्कुल जो है। कल प्रियंका जी ने कहा कि हम तो गोबर को लेकर के जो है बात करते, तो गोबर का भी मूल्य देते। और उन्होंने आवारा पशु की बात की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो हम प्रियंका जी जब बोल रहे थे तो मुझे लगा प्रियंका जी पशु को आवारा मत मत कहो। जो आवारा गाय है, आवारा पशु है, पशु को कम से कम आवारा मत कहो। इस आवारा सभ्यता ने पशुओं को बेगाना कर दिया है। उसके घर, उसके जंगल, उसके जमीन पर, उनके रहने के आवास पर हमने कब्जा किया है। इस आवारा सभ्यता ने पशु को बेघर किया है। इसलिए आप कम से कम पशु को आवारा मत कहिए।
आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आवारा कह दीजिए, किसी हुक्मरान को आवारा मत कह दीजिए, किसी पॉलिटिशियन को प्रियंका जी आवारा कह दीजिए, लेकिन कम से कम आवारा पशुओं के साथ आवारा शब्द मत जोड़िए। पशु आज भी सभ्य हैं, पशु आज भी सुसंस्कृत हैं। इस आवारा सभ्यता ने पशु को जो है बेगाना और बेघर कर दिया है। जैसे प्रियंका जी ने बात की, आज योगी जी बूचड़खाना घुस गए कि जो गौकसी करेगा वो जहन्नुम जाएगा, पूरे जहन्नुम का दरवाजा। आज उन्होंने कहा, मैंने, मेरी भाषा ये नहीं है, ऐसा नहीं कि बाबा जो है शब्द विन्यास करो, उन्होंने कहा है कि अगर गौकसी हुई तो जहन्नुम का दरवाजा खुला हुआ है। अब योगी जी आपको लखनऊ में बैठना है, जहन्नुम के दरवाजे पर जाके क्यों बैठेंगे? जिसका जिसका काम है खोलने का दरवाजा खोलेंगे। आप क्यों जहन्नुम खोल रहे हैं गौकसी को लेकर के? लेकिन जब जहन्नुम की बात करेंगे तो अपने जो गोवा में आपकी सरकार है जो कह रहे हैं कि नहीं भीख खाना आवश्यक है, आपकी जो असम में सरकार है उसको पहले जहन्नुम भेजिए। जो अपने अपने लोग हैं निकटवर्ती लोग, उसकी गर्दन पकड़ करके आप जहन्नुम में भेज दीजिए। अब तो मुसलमान कहाँ गाय खाता है क्या करता है, लेकिन आज गाय की एंट्री हुई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस निराशा के वक्त में गाय का पूंछ पकड़ करके हो सकता है कि तीसरे चरण में बैतरनी पार हो जाए। अब बैतरनी पार होगी या पार्टी की नहीं होगी, पूंछ पकड़ी रहेगी या पूंछ बढ़ेगी नहीं पता है, लेकिन गाय की एंट्री हुई है। और आज अहमदाबाद बिरयानी नगर से कहा है ओवैसी साहब ने कि यहाँ की स्थिति तो एकदम बिल्कुल यहूदी की तरह हो गई, यहाँ के मुसलमान यहूदी है। भैया क्यों मोदी जी को सहयोग कर रहे हो? किस मुसलमान को गैस चैम्बर में डाल करके मारा जा रहा है? मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में लाख असहमतियां हो, लाख दुश्वारियां हो, लाख अभाव हो, निश्चित रूप से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर सम्मानित और सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को छोड़ दिया जाए, इनके व्यवहार को छोड़ दिया जाए, आज भी भारत का समाज जिसके अंतर्मन में, जिसके तत्व चिंतन में आज भी सेक्युलरिज्म है, इस मिट्टी की खासियत है कि तमाम प्रकार के ऐतिहासिक घटनाएं घटी, विभाजन की हमने त्रासदी झेली, दंश झेला, बावजूद भी अधिकांश मुसलमान, दुनिया के मुसलमान जितने सुरक्षित नहीं है उतने सुरक्षित यहाँ है। भाईजान, ओवैसी भाईजान इस प्रकार का बयान दे करके क्यों आप गुजराती बंधु को आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं? इससे कुछ नहीं होगा। निश्चित रूप से आज मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा आबादी 70% यहाँ का जो भारतीय समाज है, आज भी वह गंगा जमुनी तहजीब और साझी शहादत, साझी विरासत को लेकर के आज भी आग्रही है, एडमेंट है। और क्या बयान दे करके, अब मुझे लगता है कि आप बी टीम है तो बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रायोजित मुसलमान है, आपको इसी प्रकार का बयान देना है ताकि देश में ध्रुवीकरण हो। इस प्रकार की बातें लगातार चल रही है। आज चौपाल पर चर्चा करेंगे कि जितने भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता कहाँ है? दल के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। यह बहुत त्रासदी है। पूछा भी नहीं जा रहा है कि जिसके खिलाफ में तुमने धरना प्रदर्शन किया है आज मेरे दरवाजे पर आ गए। अब तो कार्यकर्ताओं को यह लगता है कि यार भाई, लवली जी का तो कल हम लोग इसके घर पर जाकर के पुतला दहन कर रहे थे। जो कार्यकर्ता नए नए होंगे, न्यूज नहीं देखे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लवली जी आज मौजूद थे, विनोद तावरे उनको माला पहना करके कमल छाप का पट्टा देकर के स्वागत कर रहे थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नए नए न्यूज नहीं देखे होंगे, पार्टी दफ्तर चले गए होंगे, देखे होंगे लवली यहाँ मौजूद है, कहीं अपने ही दफ्तर में उनका पुतला नहीं जलाने लग जाए। अब नेताओं कार्यकर्ताओं को यह बताना बहुत आवश्यक है, भैया इसके बारे में मत बोलना, अब हमारे यहाँ आ गए। एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और मुझे लगता है तमाम दलों को प्रवासी पॉलिटिशियन का एक अलग विंग बनाना चाहिए। ये देखो, ये प्रवासी पॉलिटिशियन, ये हमारे यहाँ प्रवासी प्रकोष्ठ नेताओं के भगोड़े नेता है। अब तो हम लोग साफ करें अपने चौपाल में कि भाजपा मतलब भगोड़ी जनता पार्टी, जितने सारे लोग वहां से भाग करके आए उनकी जनता पार्टी है। एक विंग ही बनाना पड़ेगा कि यह जो प्रवासी हमारे नेता है चुनाव के दिन हमारे यहाँ आए थे, कैटेगराइज किया जाएगा। कुल मिलाकर यही है। लेकिन जो आज की स्थिति दर्दनाक है, वो दर्दनाक यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच जो नई पीढ़ी है, जो एंड्रॉयड जनरेशन है, इसके भीतर जो घृणा की बातें कही जा रही है, मूर्खता, मूर्खता, इतना स्तर भारतीय राजनीति का कभी नहीं गिरा था। यह बहुत ही दर्दनाक है।
खतरनाक है और एक भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ नहीं है जिस प्रकार की आज डिबेट, मतलब कि ये पूरे तौर पर लग रहा है कौन डर रहा है। हिंदू डरा हुआ है, हिंदू खतरे में। एक लोग कह रहा है कि भैया हिंदुत्व खतरे में है, ओवैसी कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, दया जी कह रहे हैं सिख खतरे में है। नहीं कहते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि इनकी राजनीति खतरे में। तमाम लोग, सब धर्म खतरे में है। सुरक्षित यहां कौन है? नेता, नेता का परिवार, उनकी नीयत, उनकी नीतियां। सुरक्षित कौन है? सब लोग डरा हुआ, कह रहे हैं कि पूरे डर का मतलब फियर्ड पॉलिटिक्स, फियर पॉलिटिक्स। मुसलमान को डराया जा रहा है, हिंदू को डराया जा रहा है। ये डरा हुआ लोकतंत्र, यह भयग्रस्त लोकतंत्र, भयाक्रांत लोकतंत्र कैसे अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके अपने स्वाभिमान को खड़ा करेगा? और यह जो गब्बाजी दी जाती है कि दुनिया में हमने लोकतंत्र का संदेश दिया, अब भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। लोकतंत्र की जननी है, यह जो बकवास हम लोग करते हैं इसको बंद कर दे। निश्चित रूप से इतना घिनौना आज देश के कई राजनीतिकों ने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है। इस प्रकार के स्तर की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए हम लोग चौपाल में बैठ करके थोड़ी चिंता करें, नेताओं को थोड़ा सा प्रशिक्षित करें, थोड़ा सा संस्कार, थोड़ी सी शराफत। और हम तो यही कहते हैं कि मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो। बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। ये मीठे जो जूस पिलाए जा रहे हैं, ये जूस भी अब नहीं है, तो मीठा मीठा जहर है। हम लोग जहरीले वातावरण में है। इस अमृत काल में इतना विषैला वातावरण होगा ये उम्मीद नहीं है। सीधे तौर पर हम आते हैं अखिलेश जी के पास में। मेरी वेदना आपको छू रही होगी, आप भी विदर्भ हो रहे होंगे, आपको भी दुख रहा होगा कि बाबा की पीड़ा क्या है। सीधे तौर पर मैं अखिलेश जी के पास आना चाहता हूँ। अखिलेश जी, मैंने अपनी बात कही और चौपाल के तो सरपंच आप ही हैं, बताएं, आगे बढ़ाएं चौपाल को जी। ये बाबा, आपने जो जितनी भी बातें कही हैं उसमें 4-5 सवाल जुड़ा हुआ है उसमें। और सबसे आज जो शाम की करीब दोपहर के बाद जो सबसे ज्यादा खबरें सामने आई, इस खबर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर ये दिल्ली वाली खबर थी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर लवली जो है बीजेपी में चले गए। सप्ताह भर पहले वो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था यह कहते हुए कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का समझौता जो हुआ सीट शेयरिंग का, वो उससे बहुत नाखुश थे। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। केवल इसी लाइन को अगर पकड़ा जाए तो अरविंदर सिंह लवली की राजनीति आज धूल भूतरित हो गई। वो झूठे साबित हुए, वे ठग साबित हुए और चरित्रहीन राजनीति का उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अभी 4-7 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही कि हम केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो सप्ताह भर के भीतर वो बीजेपी में क्यों चले गए? तो जाहिर सी बात है, राजनीति का जो चरित्र है, चरित्रहीन राजनीति में कोई भी नेता का अपना चरित्र नहीं है और ऐसे नेताओं का बाइकाट किया जाना चाहिए। अरविंदर सिंह लवली पहले भी बीजेपी में गए थे कांग्रेस छोड़कर। जब वहां उनकी दाल नहीं गली तो कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस वालों ने उनको अध्यक्ष पद बनाया। लेकिन आज फिर जब उनकी दाल नहीं गली, 4-5 नेताओं को लेकर फिर वो चले गए। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस के इन नेताओं के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस की हालत कितनी खराब होगी दिल्ली में, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन इनका चरित्र जो लोगों ने देखा, इस चरित्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा और बीजेपी को भी ऐसे नेताओं से कोई लाभ नहीं होगा। बीजेपी को भी ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब रही दूसरी बात, अपने राजनीति में जहर फैलाने की बात की। जहर केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब आज जो थे ना मध्य प्रदेश में थे, वो सिंधिया जी के चुनावी क्षेत्र में गुना शिवपुरी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर वो प्रचार करने गए थे। अब पूरा हुंकार भर रहे थे। उन्होंने तो आज ऐसी ऐसी बातें वहां पर कही, वो मुगल काल की चर्चा की, वो मुगल काल के जजिया टैक्स की चर्चा की, कांग्रेस पर उन्होंने तोहमत लगाया
कि ये जो विरासत टैक्स है वो जजिया टैक्स से कम नहीं है। बहुत सारी नई बातों को उसमें समझिए कि जोड़कर एक तरह से जो बातें कांग्रेस के मन में होगी भी नहीं, उन बातों को भी एक्सपोज कर दिया गया। बड़ी हंसी आ रही थी भाषण को सुनकर बाबा, अद्भुत भाषण था वो, समझिए कि हंसी आ रही थी। हमें नहीं पता कि मध्य प्रदेश के जनता ने उस भाषण को किस रूप में लिया है। एक तीसरी घटना मैं बता देता हूँ, बड़ी रोचक घटना है, ये मॉर्निंग में ही सर्कुलेट हुई थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब हैं सीवी आनंद साहब, उनके यहाँ जो एक महिला काम करती थी, उन्होंने गवर्नर साहब पर यौन शोषण का आरोप लगाया और वो मामला भी थाना में केस दर्ज हो गया है। बाद में आनंद साहब ने, गवर्नर साहब ने ट्वीट किया कि नहीं, ये सब हमको फंसाने की कोशिश की गई है। उधर ममता बनर्जी ने क्या किया कि महिला को साथ लेकर अब वो एक बड़े आंदोलन को छेड़ रही। जाहिर सी बात है, चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव का वातावरण है, उसमें एक नया रंग ये चलेगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे और बिहार में उन्होंने गोधरा कांड की चर्चा कर दी। अब देखिए 22 साल पहले गोधरा कांड हुआ था 2002 में, उसकी चर्चा बिहार में की और राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने हमला करते हुए ये सब कह दिया कि भाई लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सोनिया गांधी के निर्देश पर यूसी बनर्जी कमेटी, जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते थे, उसकी अध्यक्षता में बनाई यूसी बनर्जी कमेटी और सोनिया गांधी के निर्देश पर वो कमेटी बनी और उस कमेटी को ये खास करके कहा गया कि जो गोधरा कांड, साबरमती एक्सप्रेस में जो 60 लोग जलाकर मार दिए गए थे, उनको कैसे बचाया जाए। एक अद्भुत कहानी, समझिए कि एक तो विचित्र कहानी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव, उस पर काफी हमला किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। तो ये कुल मिलाकर देश की जो राजनीति जिस तरह की दिख रही है, वो एक अद्भुत तरह की राजनीति है और हमें नहीं लगता है कि इस तरह की राजनीति करने से कोई भी पार्टी परहेज कर रही है। केवल बीजेपी का ही ये मामला नहीं है। एक मामला बहुत दुखद है कि प्रधानमंत्री को खुद इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी भाषा, शब्द और शैली और ये जो है ना व्याकरण, इसका जो है ना लोग जो है अनुकरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और इस तरह की बहुत सारी बातों को कॉकटेल करके उसमें झूठ और सच मिलाकर जिस तरह की बातें जनता के बीच परोसी जा रही है, ये समझिए कि हमें नहीं लगता है कि मौजूदा दौर की राजनीति और समाज के सेवा के नाम पर जो चीजें होता दिख रहा है वो बेहद खतरनाक है। इसका असर कहाँ पड़ेगा, बड़ा दुखद लगता है। ये प्रधानमंत्री को कम से कम सबसे परहेज करना चाहिए। जी अखिलेश भाई जी, अब मैं दया जी के पास आना चाहता हूं कि दया जी, और देख रहे हैं कि क्या चीजें चल रही है। मुझे लगता है कि हम लोग को आग्रह मुक्त होकर के अपील जरूर करना चाहिए ऐसे चरित्रहीन नेताओं, नहीं वोट डालना नोटा पर डाल दो, लेकिन सामाजिक स्तर पर बहिष्कार और इसकी अगर निंदा नहीं की जाए, किसी भी दल का स्तर गिर रहा हो, कम से कम अगर नहीं नीतियां हैं, ना तो तुम्हारे पास कोई आइडियोलॉजी है, कम से कम चरित्र तो इतना मत गिराओ। अब तो यह लगता है कि नई पीढ़ी अगर इन नेताओं का भाषण सुनने जाएगी तो क्या संदेश लेके घर जाएगी कि जाली वाली टोपी देख करके उसको आतंकवादी घोषित कर दो, दाढ़ी देख करके जो है उसको जो है आतंकवादी घोषित कर दो। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अरे कम से कम छोटे लेवल के लोग अगर बात करे तो करे, ये बड़े लेवल के लोग और सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग तो यहां भी आपस में बातचीत होती है तब भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। फिलहाल ईडी की चर्चा तो अभी दबी हुई है 5-7 दिनों से, ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, लेकिन सीडी की चर्चा जरूर है। अखिलेश भाई ने बंगाल की सीडी की चर्चा की और एक बेंगलोर की भी जो सीडी है, वो क्या कहते हैं आपके देवेगौड़ा के जो पोताजी हैं, जिनके लिए जो है वोट मांगने के लिए मोदी जी ने उनको टिकट दिया और कितनी स्त्रियां लूटी गई। यह जो बेटी बचाओ आंदोलन मोदी जी ने शुरू किया, आज उन्होंने नारा बदल दिया
कि बेटा बचाओ और बेटी बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही उधर बेटी बचाने की बात हुई, सीडी प्रकरण आया बेंगलोर से, तो उन्होंने आज नारा बदल दिया कि कैसे क्या मामला चल रहा है। फिलहाल दया जी आप अपनी बात रखें, हम तो बीच बीच में ऐसे ही आपको जो है कहते रहेंगे आप, ताकि गंभीर बात हम लोग को कहें। जी दया जी। एक बाबा जी, एक तो बात हमें समझ लेनी चाहिए, ना तो मैं डरा हुआ हूँ ना सिख धर्म डरा हुआ है। जो आपने अपने उद्बोधन में इस बात को उठाया, कोई भी धर्म एक दूसरे से डरा हुआ नहीं है। ये जो नेता कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, नेता कह रहे कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे। ये जो डरावा है, जब देश तोड़ने की तरफ बढ़ना हो तो ये हालात पैदा होते हैं। मैं मृणाल पांडे के उस शब्द को, जो हिंदुस्तान की संपादिका थी, उनका संपादिका नोट 2013 का अब आप पढ़ ले, तो उन्होंने उस समय लिखा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर उन आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। मोदी जी ने पिछले 10 साल में उस एजेंडे को पूरा किया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लाशें। आपका कैमरा दया जी हिल रहा है, आपका कैमरा स्थिर कर ले, लगातार हिल रहा है कैमरा जो है ना। हाँ, 52 करोड़ का कोविशील्ड हो या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, जब इनके पास कोई और रास्ता ना हो तो फिर ये हिंदू मुसलमान करना सबसे आसान होता है कि लोगों को भटका दिया जाए। मैंने मेवात में घर घर जाके नजदीक होकर देखा है, कहीं भी जितनी गाय की सेवा मैंने मेवात में मुसलमानों में देखी है, मैंने कहीं हिंदुओं में इतनी सेवा नहीं देखी। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि जितने भी स्लॉटर हाउस हैं उनके नाम तो दया जी एक सेकंड, आपका मोबाइल पहले आप ठीक कर ले, मोबाइल बहुत एकदम ठीक कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, योगी जी को ये बताना चाहिए, जितने भी स्लॉटर हाउस हैं सारे मैनेज्ड बाई हिंदू डायरेक्टर्स के हैं, उनका नाम मुस्लिम लिखा है। तो तकलीफ ये होती है कि जिस देश को हम सब ने इकट्ठे बनाया हो, उसके लिए शहादतें दी हों, उसके लिए सारे काम किए हों, आज आरएसएस का 100वां वर्ष आने वाला है। क्या आप आरएसएस के 100वें वर्ष को इस हालात में पेश कर देंगे? हर समय आपको मुसलमान टारगेट करके क्या इस देश को बनाना चाहते हैं? नानी पालखीवाला ने एक बार 1987 में ये बात उठाई थी, जब उनसे किसी ने पूछा क्या ये देश एक रहेगा, तो नानी पालखीवाला ने कहा कि मुझे चिंता है कि शायद ये देश कहीं टूट ना जाए, जिस हालात में इस देश चल रहा है। मुझे ये डर है कि जिस रास्ते पर, अब मैं ये सन्यासियों से पूछना चाहते हैं कि जब सन्यासियों ने समाज को तोड़ दिया, समाज से अपने विरक्त हो गया, तो उनको राजनीति में आने की क्या जरूरत है? अपने मठाधीश बने और मठाधीशों पर बैठे, और ये राजनीति करते क्यों है? इनके तो वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। जितने भी मठाधीश है इनको कोई हक नहीं, ये अपना संन्यास लिया, अपने नाम बदले, तो इनको मठाधीश होने का, अपना मठाधीश चलाए, किसी को क्या इतराज हो सकता है? और ऐसी बातें करके देश को तोड़ने के लिए मैं ये मानता हूं, आज भी सिख, जो सरदार हुक्म सिंह जी कहते होते थे, सिख मुसलमान और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है। मैं आज भी मानता हूं कि सिख की भी ड्यूटी है कि इसको आगे बढ़े, और मुसलमान और हिंदू को भी समझ लेना चाहिए ये देश हम सब का है, ये देश हमने आजाद सब ने कराया। और ये बातें लेकर कि मुसलमान कहीं बाहर से आए थे, तो हिंदू कहां से आए थे? वही योगी जी बता दे कि कौन से आसमान से हिंदू और कौन से ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा था, वही हमें पेश कर दे। तो ये जो बातें आज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन को, इस चुनाव को इस हालत में ना पहुंचाएं जिससे हमारा समाज टूटे। मैं नहीं चाहता कि समाज टूटे, इसीलिए मैं जब न्यू दिल्ली की बात हमारे सामने हुई, हमारे सामने ये थी कि कोई तो मंच हो जिसमें हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कहें, आप कहें, मैं कहूं, ये लोक मंच बने, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बने। तो ये जो पार्टियों ने, जो दलों ने हालात पैदा किए हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूं कि इन दलदल की राजनीति ने इस देश का भट्ठा बिठाने के लिए कोई कसर नहीं। अरे वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जीतेंगे हारेंगे, देश को तो देश रहने दो, देश को क्यों टूटने पर लगाते हो? तुम ये बात करके किसी को क्या बनाना चाहते हो? आप 100वां वर्ष आपका 2025 में आ जाए तो आप उसको, देश को तोड़ के 2025 मनाना चाहते हो? हमारा ये कहना है कि ये देश हमारा। दया जी एक बात यही मैं करूं, दया जी आप अगर मेरी आवाज जा रही होगी
तो निश्चित रूप से यह केवल सनातनी और हिंदू धर्म से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि सारा व्यवहार वो भाई की तरह तो हो, लेकिन उसको चारा बना के रखे। भाईचारा का मतलब एक तरफा नहीं होता है कि सारी सदा सहिता, संसदीयता और सहिष्णुता आप हिंदू से अपेक्षा करें और आपकी जो भीतर की जो चीजें हैं वह जो है वह हिंदुत्व एकता की बातें नहीं हो। निश्चित रूप से मैं दया जी अगर सुन रहे होंगे मेरी बात को, तो केवल अपेक्षा हिंदुओं से नहीं की जा सकती है, केवल अपेक्षा सनातनियों से नहीं की जा सकती है। मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा इस बात को लेकर के कि निश्चित रूप से आखिर मुसलमानों पर कलंक क्यों है, कहीं न कहीं कोई मामला है। यह मैं मानता हूं कि सारे मुसलमान एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन जो एंटी नेशनल है वो मुसलमान अवश्य है। लेकिन यह बात जो है, यह डिबेट का विषय इसमें मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस चुनाव में भाषा और भाव और चरित्र का स्तर, ईडी के बदले सीडी प्रकरण और फिर से पाकिस्तान, जिन्ना, यहूदी, गाय, ये तमाम चीजें जो आज एंट्री हुई है, थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होकर के मैं सीधे तौर पर शशांक जी आप क्या करना चाहते हैं? आज अगर अपडेट होंगे, आज जो यहूदी सबसे ज्यादा मुस्लिम खतरे में, हिंदुत्व को उपदेश दिया जा रहा है कि वो ठीक ठाक रहे, उनके कारण से देश बट रहा है, मुसलमान को कोई समझाने नहीं जाएंगे। तुम भी अपना चरित्र को ठीक करो, तुम्हारे भीतर भी अपनापन का संदेश जाए, तुम भी राष्ट्र से एकात्म स्थापित करो। उनको कोई उपदेश नहीं देंगे, सारा उपदेश हिंदुओं को। क्या करना चाहेंगे शशांक जी? आवाज आपकी म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपका जी, आपका म्यूट कर दिया आपने जी। आप सही जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज बढ़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी जी। मनोज जी तब तक अपनी बात को बढ़ाइए, अगर आ जाते हैं जी। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि जो तमाम इंस्टिगेटिव, परसुएसिव और हेट स्पीचेज जो कम्युनिटी के आधार पर चुनाव में दिया जा रहा है, मुझे लगता है उसी को लेकर के आपने चुनावी नैतिकताओं का शायद हवाला दिया है। मेरा ये कहना है कि कब तक ये प्रचलन और परंपरा चलेगी और कब तक हम जैसे लोग ये उपदेश देते रहेंगे? कोई एक टेक्निकल सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। इसके लिए रेगुलेटर बैठा है, चुनाव आयोग बैठा है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। और मजे की बात यह है कि जितने प्लेयर हैं सब वो अपना अपना तरीका ढूंढे हुए हैं कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, अभी आपने अच्छी बात की, समझ की कि हिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, लेकिन आपने काउंटर क्वेश्चन भी किया, तब तक दया जी का स्क्रीन जो है ओझल हो गया। अब शायद वो फिर से जो है दिख रहा है। आपने ठीक सवाल किया। देखिए, इसका सीधा सवाल ये है कि जब तक इन लॉन्गर रन देश की राजनीति केवल और केवल गुड गवर्नेंस के सवालों पर केंद्रित नहीं रहेगी, तब तक ये झुंझुना चलता रहेगा। वो जो है इस तरीके की बातें करेंगे और हम लोग बैठ करके उनको नसीहत देंगे, उपदेश देंगे। मुझे लगता है कि हर चीज जो है इन ऑर्डर, इन प्लेस होना चाहिए और सबके नियम कानून और तमाम चीजें बनी है, लेकिन हम इसको ग्रे एरिया में रख देते हैं। मुझे तो लगता है कि ये हिंदू या मुसलमान या मंदिर या मस्जिद, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? और जाति और ये अंदर खाने जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने चुनाव में बैठ करके कार्यालय में और जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आंकड़ा निकालती हैं कि फलाना जगह इतना वोट, फलाना जगह इतना वोट और ये चीज बोलना है और ये चीज करना है। और मेरे हिसाब से मीडिया इस चीज को चर्चा करने के बजाय इस तरीके की खबरों पर प्रतिबंध लगा देता। ये सब रिफॉर्म की चीजें हैं और ये इलेक्टोरल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक और यह तमाम जो रिफॉर्म है, इसी चीज की तो बातें हो रही हैं। और बीच बीच में कोर्ट ने भी इसको लेकर के इंटरफेयर किया है। अब जैसे कि हेट स्पीचेस को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है शशांक जी को ये मालूम होगा कि उस पर तर्जुमा आया था। मनी और मसल को लेकर के ऑलरेडी इस पर जो है काम हुआ
पहले बूथ कैप्चरिंग का आप तो इतिहास जानते हैं बिहार का, 30 साल 25 साल पहले क्या होता था। तो सनई सनई रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, सेशन आए, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से बिल आया। हमारे राजीव गांधी ने उस बिल को दागी उम्मीदवारों वाला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में डस्टबिन में डाला, जिसको लोगों ने बड़ा ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन बताया कि मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री की सीधे बेइज्जती हुई और राहुल गांधी ने अपनी छवि बनाई। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉन्ग्रीगेटेड कलेक्टिव और नेशन वाइड रिफॉर्म की चीज है कि ये कहानी कब तक चलेगी, इस कहानी को द एंड करना होगा। मैं ये बार बार कहा हूं कि बड़ा आसान है धर्म पर, जाति पर, भाषा पर, क्षेत्र पर वोट बैंक का पोलराइजेशन करना और चुनावी उम्मीदवारों को अपनी नौकरी ढूंढ लेना कि एमपी एमएलए इस बहाने बन जाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन जब गुड गवर्नेंस की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होगी तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी काबिलियत, आपका विजन, आपका सोच, आपका तमाम चीजों की टेस्टिंग होगी और फिर बेस्ट लोग जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। अब आप दया जी अपने को महान कहते भी हैं, लेकिन बिना मुसलमान, सिख और हिंदू लाइन का काम नहीं चलता। और ये एक नैरेटिव दे रहे हैं कि सिख जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच की कड़ी बनता है। पता नहीं कौन सा ये ऐतिहासिक सच बोल रहे हैं। मैंने तो पूरा इतिहास पढ़ा है, पूरे मैंने पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ी है कि सिखों का रोल क्या था। सिख जो थे वो तो सेवियर थे और ये सारी लड़ाई मिलिटेंट फाइट जो हुई पार्टीशन में, जो दंगों की, वो सिख और मुस्लिम के बीच में हुई, जो जबकि सैकड़ों की संख्या में कत्लो गारद हुआ, 10 लाख लोग जो मरे। कह रहे वो तो सब हिस्ट्री की बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर सचमुच देश के भले की बात करते हैं, रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र पर एक सुर से प्रतिबंध लगाइए और उपदेश मत दीजिए कि फलाना ने बोला तो उन्होंने सीमा लांग गई। अरे वो चुनाव के मैदान में उतरा है तो हर तरह की नंगाई करेगा, लेकिन आप एक साथ सब पर अटैक नहीं करेंगे। अब एक तरफ संप्रदायवाद का आलोचना करेंगे लेकिन कहेंगे जातिवाद ठीक है, नहीं तो मेरा खेल गड़बड़ा जाएगा, तो वो भी तो ठीक नहीं है। जातिवाद की आलोचना करेंगे और कहेंगे कि संप्रदायवाद तो चलेगा, नहीं तो मेरा खेल गड़बड़ा जाएगा। पूरे साउथ में जो है भाषा की राजनीति होती है, प्रांत की राजनीति होती है, खानदान की राजनीति होती है। एक तरफ हम जो है खानदानवाद का विरोध नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के खानदानवाद को बचाने के लिए बीजेपी के खानदानवाद का हम नसीहत दे देते हैं। अरे आप एक सुर से सारे खानदानवाद पर अटैक करिए। अगर बीजेपी करती है तो सेकंड में उसको भी आप में लाइन करिए। इसलिए नहीं उसको कहिए कि कांग्रेस का हम चलने दें खानदानवाद, इसलिए बीजेपी की हम आलोचना कर दें। तो ये सब चीज को साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज को बिहोल्ड करना होगा और रिफॉर्म की पैरोकारी करनी होगी। और मुझे लगता है देर सवेर ये चीजें बढ़ेंगी और एक बार एक कंसेंसस देश में बनेगा। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए शशांक जी, आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अब आपकी भी आवाज आ रही है। सीधे तौर पर यह मैं करूं कि जो अभी मनोहर मनोज जिस बात की चर्चा कर रहे थे, क्या आप खारिज करें, अवॉइड करें, डिग्रेड करें उसे, और वहां से एक रास्ता निकलेगा, एक वैचारिक वातावरण बनेगा जिसमें कि लगेगा कि भारत का बुद्धिजीवी इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन भीतर में अगर आप आग्रह पाल के रखेंगे, अगर कबीर तत्व आपके भीतर नहीं है, कबीर समदर्शी है और बराबर का प्रहार करते हैं, लेकिन प्रहार करते यह देख करके नहीं कि हमको वोट बैंक बनाना है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बराबर का प्रहार करते हैं। यहां करते क्या है, दया जी को मैं खास रूप से कोट करना चाहता हूं, जाति तो उस गणिका की तरह है जो एकांत में गणिका बहुत प्यारी लगती है, मोहक लगती है एकांत में, लेकिन जब मंच पर जाकर के सब लोग उसको थूकेगा, दुत्कारेगा। जाति की भी वही स्थिति है, परिवारवाद की स्थिति हुई, सारा भाषण देगा सार्वजनिक मंच पर, भीतर जाकर वही बात करेगा। दया जी से मैं वही बात करूं कि जब अस्मिता की बात होती है, अकाली दल बनते हैं तो शिवसेना बनेगी, हिंदू महासभा बनेंगे, ऐसा नहीं है। अकाली दल भी, जी मैं आपके पास आऊंगा, जब अकाली दल होगा तो शिवसेना होगा, मुस्लिम लीग होगा। ये धर्म के नाम पर राजनीति ऐसा नहीं है कि केवल जो है बीजेपी के पास में है, बहुत लोगों ने ठेकेदारी यहां ली है। शशांक जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी बताएं। देखिए, पहले विजेंद्र जी मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, और बड़ा ही रोचक चर्चा चल रही है, जहां जो अखिल जी ये बता रहे हैं कि राजनीतिक मर्यादा आज नेताओं में नहीं रहा,
और लोग इतनी आसानी से एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, ना उनको अपने का चिंता है, ना उनके राजनीतिक कैरियर का चिंता है। एक अवसरवादिता है जो उनको प्रेरित कर रहा है एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाने का। दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने गोधरा ऐसी घटनाओं की चर्चा जो है अपने भाषण में कर रहे हैं। हर एक चरण में जो है नैरेटिव बदल रहे हैं और लोगों को नए नए जो है नया प्रयोग किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। जो आपके मनोज जी ने भी बड़े अच्छे बात बोले, बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि हमारी राजनीति जो है किस तरीके से हो रही है और इसमें एक व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। और आपका तो है ही है, आप तो इसके जो है एंकर है, सारी बात आप ही पर केंद्रित होती है और आप जितना भी गंभीरता से चीज़ों को बताते हैं वो निश्चित रूप से ये पूरे प्रोग्राम को जो है पिरोता है। तो मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोकतांत्रिक आत्मा खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो राजनीतिक दल है, ये होता क्या है? राजनीतिक दल अपने राजनीतिक पदों को भरते हैं, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने तरीके से और भारत के लोकतंत्र को चलाते हैं। निश्चित रूप से जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में वो सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। जैसे दया जी ने बोला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इन्होंने बताया, तो निश्चित रूप से ये प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है। निश्चित रूप से हमारे राजनीतिक दल जो है वो प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का रोज हनन कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई मुझे संदेह नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो। हमारा संविधान जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है, ग्रांट्स ए सिटीजन राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज। और इसी को करके लोग जो है समाज में एनिमिटी को फैला रहे हैं। समाज में वोट लेने के लिए कई तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। मर्यादा की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र किस तरीके से चलता है किसी को छिपा नहीं हुआ। मैं कोफी अन्नान जो हमारे यूएन के एक चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, आज मुझे याद आ रहा है। हेलो शशांक जी, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं आपसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, लेकिन स्पीच अगर एनार्की में कन्वर्ट होता है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का जो अंतर है, ऐसा नहीं था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाजपेयी के पास में नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच आडवाणी के पास में नहीं था, जॉर्ज के पास में नहीं था, चौधरी चरण सिंह के पास में नहीं था। हम लोग तो किशन पटनायक को सुनने जाते थे और यहां तक कि जो कम्युनिस्ट नेता होते थे, सुरजीत सिंह को, अमृत पाल डांगे को, तमाम नेताओं को हम लोग सुनने जाते थे। अचानक क्या हो गया कि ये 15-20 वर्षों में अचानक कैसे नेताओं का स्तर गिर गया? इसमें ऐसा नहीं, आजादी के बाद 60-70 कम से कम 90 तक 2000 तक यह दौर था, लेकिन इतना अचानक स्तर क्यों गिर गया? कोई तो कारण होगा ना। मैं बताता या जनता फुहर हो गई? जी विजेंद्र जी, एक्चुअली हमारे यहाँ मैं बताता हूँ, संदर्भ बदलते जा रहे हैं। प्रजातंत्र हमारे यहाँ 77 सालों से चल रहा है। देश में कानून बदलते जा रहे हैं। प्रजातांत्रिक मर्यादाएं भी एक बहुत दिन तक नहीं स्थापित हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन उसमें होना है और करना पड़ेगा। परिवर्तन जो हमारे लोकतंत्र में नहीं, हमारे कानून में भी परिवर्तन आ रहे हैं। आज जो आप कई वर्षों पहले जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो जजमेंट रिविजिट हो रहे हैं। आज के डेट में लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया जाता है। पहले के समय में लिव इन रिलेशनशिप कोई शब्द नहीं था। आज LGBT को राइट दिया जाता है, पहले नहीं था।
तो मेरा आपसे ये बता रहा है, संदर्भ बदल रहा है, परंपराएं बदल रही है, मर्यादाएं अलग अलग हो रही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) है, उसमें जो है 19(1)(a)(2) में बड़ा ही क्लियर कट लिखा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड on the right for the interest of sovereignty and integrity of India, security of a state and friendly relations with the foreign nations, public order, decency and morality। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हमारे संविधान में ऑलरेडी है। अब ये समस्या क्या हो रही है कि इसके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये जजमेंट दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच and of a press lay the foundation of all democratic organization। ये सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पहले इसके ऊपर दिया है जजमेंट। उसके बाद प्रभु दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड द राइट टू एक्सप्रेस इज द फंडामेंटल राइट। मेरा केवल ये कहना है कि हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, हमारे देश में प्रेसिडेंट की कमी नहीं है, हमारे देश में जो हो रहा है वो एक्चुअली बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आज ऑडियंस भी बदलते जा रहे हैं, ऑडियंस को आज लामबंद हो रहे हैं लोग कि कैसे जो है हम किसको वोट दें, किसको हराना है। मैं एक्चुअली भूल गया, कोफी अन्नान की बात हम नहीं कहे। कोफी अन्नान जी ने बताया था कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा नागरिक नहीं होता है, कोई भी राष्ट्र जन्म से प्रजातंत्र नहीं होता है, बल्कि दोनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन भर विकसित होती रहती है। ये कोफी अन्नान ने बोला था। मेरा केवल यही कहना है कि देखिए, लोकतंत्र की परिभाषाएं बदल रही है, शब्दावली बदल रही है, नेताओं का जो आप बैकग्राउंड अगर देखें तो पहले वाले नेता आज के नहीं है। उनको जो है आज नेता लोग, राजनीतिक व्यवस्था जो आज है वो उसमें पहले पुराने दौर वाले नेता नहीं है। आज के नेता जो है, आपको सबको पता है कि किस तरह से वैचारिक उनका भाव है, उनको न्यायपालिका पर कितना विश्वास है। तो कुल मिलाकर के मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में कोई दोष नहीं है, मेरा लोकतंत्र बहुत अच्छा है। लोकतंत्र जो है एक, देखिए हमारे देश में लोकतंत्र बड़े सफलता पूर्वक चल रहा है। अगर मैं अफ्रीकी देशों में जहां पर लोकतंत्र जो है बहुत आया, लेकिन वो चल नहीं सका। इस संबंध बिल्कुल आपकी आशा जो है लोकतंत्र, निश्चित रूप से शशांक जी, भारत का लोकतंत्र दुनिया का खूबसूरत लोकतंत्र है। आज बैठ करके किसी भी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ में हम लोग बात कर रहे हैं, इसी लोकतंत्र की उपलब्धि है। लेकिन लोकतंत्र और मजबूत हो सकता था और मजबूत होता। लेकिन अभी जो बात मुझे करनी है, क्योंकि मेरे पास में 8 मिनट का समय है, 3 मेहमान है, 2-2 मिनट की बात वो सबको मिलेगा। मैं दया जी के पास जाना तो सारी बातें कानून, छोटी छोटी बात के लिए भी अब कोर्ट जा रहे हैं। क्या जीवन में गुरुओं ने जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया, संतों ने जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया, कम से कम पहले जब गलत काम करते थे तो पापी होते थे, अब गलत काम करते हैं तो इलीगल होते हैं। तो पाप और इलीगल का जो बीच का अंतर है, कम से कम धर्म जो था इतना कम से कम नियंत्रित करता था। ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, दया जी हैं, इनसे कैसे बात करना है, यह हमारा परिवार है, यह भतीजा। पूरे एक नेशन क्या होता है कि एक जैविक विकास है, लिविंग एंटिटी है, वहां से लेकर के विकास, यह भारत राष्ट्र संबंधों का एक विकास है। कोई व्यक्ति नाम से पुकारने का मतलब यहां नहीं था, या तो चाचा है, या ताऊ है, या ताई है। अगर बचपन में किसी को कह दे नाम लेके अगर बुलाया जाता था तो मां चाटा लगाती थी, तुमने नाम कैसे लिया। वह एक रिश्ता है, वह एक संबंध है, वह एक संबोधन है, वह एक संवेदना है। भारत का राष्ट्र विकास हुआ, संबंधों का विस्तार ही भारत राष्ट्र का विस्तार था, और इसलिए भारत राष्ट्र दुनिया का सबसे सिरमौर राष्ट्र था। इस कारण से नहीं कि आपके पास में न्यूक्लियर बम था, आपके पास में एक नैतिकता थी, संबंध की समझ थी, संबोधन की ताकत थी, संवेदना का बहाव था। इसलिए यह भारत जो कहते हैं दुनिया को हमने संदेश दिया। क्या दया जी
अब नैतिकता का एक राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर के लिए क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति समाज को तोड़ती है? एक सेकंड, राजनीति समाज को तोड़ती है, संस्कृति समाज को जोड़ती है। क्या नहीं लगता है कि भारत में एक नए पॉलिटिकल कल्चरल मूवमेंट की आवश्यकता है कि बेहतर राजनीति इस तरह से होगी, ऐसी नैतिकता होगी, इस प्रकार की नीति होगी? क्या कुछ संभावना दिख रही है दया जी? गंभीर सवाल है बाबा। दो बात मैं ज्यादा बात ना करूं, दो बात कह दूं। आपने एक बात कही कि मुस्लिम वो नहीं होते, आतंकवादी नहीं होते, पर जो पकड़े जाते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो भाषण देकर आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं? क्या हिंदू उसमें नहीं आते? क्या सिख उसमें नहीं आते? एक तो स्टेटमेंट को आपको ठीक करना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट ये, मैं मनोज जी ने जो कहा कि उन्होंने बहुत इतिहास पढ़ा, मैं मानता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, पर इतिहास के पन्ने अगर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और सारे इतिहास को कहीं पढ़ लेते तो केवल और केवल सिख ही था। उस समय में मुसलमान और हिंदू को एक मंच पर लाने वाला सिख ही था, और आज भी मैं कहता हूं कि यही है जो दोनों को एक मंच पर ला सकता है। तीसरी बात, मुझे नहीं जरूरत कि भाई वो ला सकता है या नहीं ला सकता, वो आपको देखना है। तीसरी बात, राजनीति की सत्ता, जो सत्ता की बात हम कहते हैं, सत्ता तब तक ठीक रहेगी जब हम अपने दायरे को समझेंगे। हम अपने दायरे को तो खुला छोड़ दें और दूसरे के दायरे के ऊपर कोई अंकुश लगाएं, तो फिर अंकुश कैसे लगेगा? मैंने इसीलिए नानी पालकी वाला की बात की कि जिस हालात में देश चल रहा है, मुझे डर है इस बात का कि कहीं उस हालात से दोबारा से ये देश ना चले। हमने कुर्बानियां की हैं, हमने शहादतें दी हैं, मुझे नहीं पता कि किसने कितनी शहादतें दी होंगी, पर सिख ये मान से कह सकता है कि हमने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं और कुर्बानियां दी हैं। और इस देश को बनाने के लिए हमें तो खालसा सिख राज अंग्रेज ही दे रहा था, हमें तो बफर स्टेट दे रहा था, हमने तो वो भी कुर्बान कर दिया जब गांधी ने ये कहा और हमारे साथ नेता नहीं है आप हमारे दया जी, केवल सिख नेता आप नहीं है। पहली बात तो यह है कि बार बार आपसे अपील है, आपके सामने सत्याग्रह है। मुझे सिख नेता बनाया, जब आपने मुझे एड्रेस करते हुए सिख की बात कर दी तो मुझे ये कहना पड़ा, नहीं तो मैंने कभी कहा नहीं। दाढ़ी रख लेने से सिख नहीं है क्या? और मैं सिख नहीं हूँ क्या? मैं भी गुरु नानक को बसता हूँ, मेरे लिए गुरु गोविंद आदर्श है, मेरे लिए तेग बहादुर आदर्श है। एक सेकंड की बात, आपकी इतनी लंबी बात ना हो। मुझे चौधरी चरण सिंह ने 1984 में जब देखा था तो मेरे साथ ज्ञानी हरिंदर सिंह से वो कहने लगे कि अगर ये हिंदू धर्म है तो मैं आज इसका त्याग करता, मुझे सिख बना लो। ज्ञानी हरिंदर सिंह तो कुछ ना बोल सके। मैंने उनको कहा चौधरी चरण सिंह को, आप सिख हैं, आपको किसने कह दिया कि आप सिख नहीं है? क्योंकि आप सिख होना नहीं चाहते, ये आपकी कमजोरी है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप सिख नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप गुस्सा मत करिए। आप प्रेम की बात तो किया, गुरु ने सिखाया होगा प्रेम की बात करना। मुझे लगता है इस देश में गांधी बलियों के नेता हो गए, भगत सिंह जाट के हो गए, सारे महापुरुषों को बांटा आपने। हमारे तमाम गुरुओं को जो है बिल्कुल पंजाब में कैद रख कर दिया। नहीं, हिंदुस्तान के गुरु हैं, हम लोग नतमस्तक हैं। आप लोग बिल्कुल उसको जो है पंचनद और द्वार में मत फंसा के रखिए, मुक्त कीजिए ना सर, मुक्त की। हम हिंदू छोड़ दिया तो कब हमने ले लिया? नहीं, आप छोड़ दीजिए गुरुओं को। आप लोग जो है ना बिल्कुल नहीं, ये तो आपकी मजबूरी है। मत कीजिए, हिंदुस्तान हिंदुत्व का नाम लेकर हमारे गले डाल दिया। आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कीजिए, आप हमारी भी बात उठाइए ना। भारत के दलित, वंचित, पिछड़े और तमाम प्रकार के लोग, उसकी आवाज उठाइए ना। केवल आप जो है केवल नहीं चलेगी जी। सीधे तौर पर समय मेरे पास, मनोहर जी आपको चलते चलते, अच्छा पहले मैं अखिलेश जी का बाइट ले लेता। अखिलेश जी आप अखिलेश जी नहीं, मैं ये हमको लगता है कि जिस कुछ विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बातें ये और इस चर्चा से बचनी चाहिए, ये धर्म और ये तमाम तरह की बातें जो है। लेकिन देखिए, इस देश में, इस समाज में सब बराबर है, सबकी अपनी महत्ता है, सारे धर्मों का सम्मान है और कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं। क्योंकि ये हम लोग राजनीतिक बात कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में क्या कहा, पीएम योगी जी ने वहां गुना में क्या कहा, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। और उन बातों के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से तुष्टीकरण को लेकर राजनीति की जा रही है,
और शशांक जी जो बात बोल रहे हैं, चलिए वो संवैधानिक तरीके से कानूनी बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मौजूदा दौर की राजनीति बहुत निचले पायदान पर जा चुकी है, इतनी गिर गई है राजनीति। और ये कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी के तरफ से ही है, तमाम पार्टियों के नेता जो हैं इतनी गिरी हुई भाषा का उपयोग कर रहे हैं, नीची भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब एक बात ये हो जाती है, इसको सुधारा कैसे जाए, कौन सुधारेगा? इस देश की जनता जो इसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और मैं बार बार एक बात को टारगेट भी करता हूं कि इस देश की जो हालात है और नेता के जितने बहके बोल हैं, उसके लिए यहाँ इस देश की जनता जिम्मेदार है। और जनता ही सारी ये बुराइयों की जड़ में बैठी हुई है। यही जनता जातिवादी भी है, यही जनता धर्म परस्त भी है, और यही जनता लोभी भी है, और यही जनता ठग भी है, ये ठगती भी है। हम सब उसमें शामिल है। 5 किलो अनाज लेकर जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो इस देश की राजनीति को और इस देश के नेताओं को आगे कुछ करने के लिए क्या जरूरी है? तो मैं ये जी, एक बात तो यह कि अभी बिल्कुल अखिलेश जी ने कहा है कि जनता 5 किलो अनाज और तमाम लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर जी आपके पास आने के पूर्व मैं एक बात कह रहा हूं कि जब शब्द अर्थ अपने खो देते हैं तब गाली का जन्म होता है। भाषा कब गिरती है, भाषा का स्तर कब गिरता है? जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, नए नैरेटिव्स, कोई आइडियोलॉजी, कोई सिद्धांत, कोई विचार, कोई दर्शन, कुछ नहीं होता है। विचारहीनता, दर्शनहीनता, सिद्धांतहीनता, कुछ गंभीर बातें। इसीलिए मैं कहा कि जब शब्द अपने अर्थ खो देते हैं तब भाषा का स्तर गिरता है और वह शब्द गाली में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में एक वैचारिकी का, एक सैद्धांतिकी का, गंभीर विश्लेषण का और बिल्कुल बुनियादी सवालों की बेहतर समझ का भारतीय नेतृत्व के पास अभाव है, स्वाध्याय का अभाव है, स्वप्नदर्शिता नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। जब सारी क्षमता शून्य हो जाती है तब इस प्रकार का कोई व्यक्ति भाषा गिराता नहीं है, उठाना छोड़ देता है। वाटर सिक्स इट्स ऑन लेवल, पानी सदैव अपना तल ढूंढता है। और इसका चरित्र ही, नेताओं का चरित्र हो या राजनीति का चरित्र हो, यह कभी ऊर्ध्वगामी नहीं होता है, अधोगामी होता है। अगर बनाना छोड़ दें, उठाना छोड़ दें तो राजनीति का चरित्र यूं ही गिर जाएगा। इसलिए ना तो मोदी राजनीति के चरित्र को गिरा रहे हैं, ना राहुल गिरा रहे हैं, ना ओवैसी गिरा रहे हैं, केवल उठाना छोड़ दिए, इसको ऊर्ध्वगामी बनाना छोड़ दिए, इसलिए भाषा का स्तर अधोगामी हुआ। मुझे लगता है हम लोग इस चौपाल से, मनोज भाई, कुछ बेहतर नैरेटिव्स, कुछ बेहतर व्याकरण, एक बेहतर राजनीतिक शब्दावली, ऐसा भी सोचा जा सकता है अगर आपके पास गंभीर बात में गाली नहीं देता हो। क्योंकि मेरे शब्द, मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्द गंभीर हैं। अगर यह असर नहीं डालेगा तब व्यक्ति गाली का इस्तेमाल करता है ताकि कुछ असर हो जाए उसको। स्तर इसीलिए गिरा है कि इनके पास सिद्धांत नहीं है, विचार नहीं है, दर्शन नहीं है। मनोज जैसे रिसर्च स्कॉलर जो रात दिन मनन करते हैं, तमाम सवालों को समझते हैं, इसको समाधान तक कैसे ले जाया जाए इस पर चिंतन करते हैं। काश राजनीति में, नेताओं के बीच में इस प्रकार का चिंतन होता, निश्चित रूप से भाषा का स्तर ना गिरा होता। तो मैं देश के नेताओं, राजनीति में जुड़े हुए तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप बेहतर बात सोचने का प्रयास कीजिए और स्वयं झांकिए कि किस कारण से आपकी भाषा अधोगामी हुई है, किस कारण से आपकी भाषा पतनशील हुई है। क्या आपके शब्दों में वे अर्थ नहीं रह गए हैं जो आप अनर्थ पैदा कर रहे हैं? चलते चलते मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बड़ी अच्छी आपने टिप्पणी की, बड़ी अच्छी नसीहत दी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने विमर्श में पलायनवादी सोच के बजाय सीधे सीधे उन मुद्दों को लगातार कीप सेइंग एंड कीप रिपीटेडली सेइंग कि जो चीजें अच्छी हैं, और मुझे लगता है इसी के जरिए पब्लिक ओपिनियन बनेगा, परसेप्शन बनेगा, पर्सपेक्टिव बनेगा। क्योंकि मैंने अपने 30, 35, 40 सालों के पिछले अपने मतलब इतिहास पर नजर डालता हूं तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुद्दों के कलेवर को बदलते देखा है, और एक पब्लिक ओपिनियन ऐसा बना है कि चीजें कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ मुड़ी हैं। अभी हमने जिन जिन चीजों पर चिंताएं व्यक्त की,
आप अगर पिछले 25 साल में 30 साल में भारत के चुनाव के इतिहास को देखें तो काफी बदलाव आया है। तो ऐसे में तो जो मूल सवाल यह है कि भारत में पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों की नर्सरी क्यों नहीं बन रही, राजनीति की पाठशाला, जब हर चीज का जो है स्कूल है, हर चीज का वो है, तो हमें लगता है कि अखिलेश जी इतना साल चुनावी पत्रकारिता किए तो थोड़ा सा वह भी इस बात को सोचे कि तमाम राजनेता आप उनको गाली देके या छोटा बता करके कब तक हम कहते रहेंगे। हम क्यों नहीं उन नेताओं में जो कुछ लोग नया रोल मॉडल बन रहे हैं, चाहे वो जगन बने या कोई बने, गवर्नेंस के विजन लेकर के, या शरद पवार ने अपने बारामती में पिछले 40-50 सालों में डेवलपमेंट का एक नया पैराडाइम दिया, तो इस तरीके के जो भी रोल मॉडल इस परंपरागत राजनीतिज्ञों में दिया है उसकी चर्चा करें और आने वाली पीढ़ी में राजनीति की नई नस्ल, राजनेताओं की नई नस्ल कैसे बने इसको लेकर के भी बात हो। और तमाम सुधारों पर अगर हम बुद्धिजीवी नहीं बात करेंगे, अगर हम ही पलायनवादी सोच रखेंगे तो फिर देश का कैसे जो है दिशा निर्धारण होगा। तो ऐसे में इन विमर्शों के जरिए कोई नया सवाल और उसके समाधान उसको लेकर के बिल्कुल सकारात्मक तरीके से बात होगी तो देश, समाज, सिस्टम और सरकार सारे बदलेंगे। जी एक विचार यह करते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों को इस मई के बाद चौपाल पर हम लोग जो गेस्ट हैं, हम लोग चुपचाप बैठेंगे, किसी एक नेता का चयन करेंगे, आप आकर के पोडियम होगा, माइक होगा, हम लोग सुनेंगे और आप क्या बोलते हैं, और उसके बाद एक्सपर्ट जो है ना उनको 20 मिनट बोलने के लिए कि आपको मंच पर आप कैसे खड़े हो रहे हैं, आप किस तरह लाइव उसको करेंगे। हम ऑडियंस है आपका, आप इस देश के बारे में किस तरह से समझते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रश्नों की समझ क्या है, दुश्मन की समझ क्या है, कैसे विकास करना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में क्या समझ है, रोजगार के बारे में क्या समझ है, एक नेता के भीतर समाज और राजनीति और राष्ट्र का क्या दर्शन है, उसको 20 मिनट बोलने दिया जाए, हम लोग सुनेंगे और 15 मिनट हम लोग क्लास लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुझाव के बाद कि इस क्रिएटिविटी पर हम लोग काम करेंगे। मैं एक बार नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बहस अच्छी लगे तो निश्चित रूप से जी बहुत बहुत तमाम अतिथियों का जो है, मनोज जी का स्वागत नहीं कर पाए, नाराज नहीं हो जाए तो बाद में भी स्वागत करते हैं, जाने वक्त में कि है बीच में आप आए थे, तो हम तमाम ऑडियंस को जो बाद में जुड़ेंगे सबका मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह बहस है कुछ बेहतर करने के लिए, बेहतर सोचने के लिए, यहाँ से जो बात उठेगी दूर तक जाएगी। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्ते, शुभ रात्रि।